अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने जीडीपी को डिस्कस किया था। अभी तक हमने जीडीपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा। जीडीपी को खाली हम जो है वो मार्केट वैल्यू पे भी देख सकते हैं। ठीक है, हमने जिसको कहा था कि जीडीपी एट एमपी होगी जब हम मार्केट वैल्यू की बात करेंगे। ठीक है, सो जीडीपी हमने देखा कि मार्केट वैल्यू पे क्या होती है। फिर हमने मार्केट प्राइस, सॉरी हम इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू भी कह सकते हैं, लेकिन एमपी के साथ हम देखते हैं तो जीडीपी को हमने मार्केट प्राइस पे भी देखा। एक तरीका ये था कि जीडीपी को मार्केट प्राइस पे आप देख लो कि आपकी इकोनॉमी के अंदर कितनी फाइनल गुड एंड सर्विसेज बनी है, वो मार्केट में उनकी क्या प्राइस है। अगर उसको सम अप कर लिया जाए तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, लेकिन ये क्या था कि विद इन कंट्री की बात हो रही थी, सिर्फ आपकी अपनी इकोनॉमी में जो गुड एंड सर्विसेज बनी है सिर्फ उनकी बात हो रही थी। फिर हमने कहा कि जीडीपी में ना दो एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। एक आ सकता है कि इसके अंदर इन्फ्लेशन होनी चाहिए, जिसको हमने कहा था नॉमिनल जीडीपी, कि हम जीडीपी को इन्फ्लेशन के साथ देख लें। एक को हमने कहा था रियल जीडीपी के विदाउट इन्फ्लेशन देख लें। तो ये भी देखने का एक नजरिया है कि आप जीडीपी को डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो। ठीक है, डिफरेंट तरीके से देख रहे हो, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स नजर आएंगे। इनमें से हमने कहा था कि रेल वाला जो है वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट शो करती है जीडीपी। क्यों? क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं होता। फिर हमने जीडीपी को कहा कि ये तो मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी है ना, अगर हम जीडीपी को देखेंगे इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी है, तो हमने जीडीपी को फैक्टर सॉरी जीडीपी को हमने फैक्टर कॉस्ट पे भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो हमने जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे ऐसे कन्वर्ट किया था कि जीडीपी एमपी में से हमने इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दिया और सब्सिडी जो है वो ऐड कर दी, तो हमारे पास जीडीपी आ गई एफसी के ऊपर। ठीक है, बट यहाँ पे आपने गौर करना है, हमने अभी तक ग्रोस को ग्रोस ही रखा है, डोमेस्टिक को डोमेस्टिक ही रखा है, और प्रोडक्ट तो खैर है ही, हमारा आउटपुट ये सेम ही रहेगा। ठीक है, हाँ हमने मार्केट प्राइस से जो है ना वो फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जो है वो जीडीपी को कन्वर्ट करना सीखा। ठीक है, किसी भी वैल्यू को आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर उसमें से आप इंडायरेक्ट टैक्स लेस कर दो और सब्सिडी को ऐड कर दो, तो आपकी जो मार्केट जो है प्राइस, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपने ये बात याद रखनी है किसी भी वैल्यू को, मतलब ये खाली जीडीपी के लिए नहीं है। आगे चल के हम जीडीपी से आगे मूव करेंगे, हमने नेशनल इनकम तक पहुंचना है, तो किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप ये मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना चाहते हो फैक्टर कॉस्ट में, तो आपने दो काम करने हैं, इंडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देना है और सब्सिडी को ऐड कर देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि अगर आपने एफसी पे पहुंचना है एमपी से, तो दो काम करने हैं, इंडायरेक्ट टैक्स को लेस कर देना है और सब्सिडी को ऐड बैक कर देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ जो है वो चीज़ें हैं, इनको हम लेके चलते हैं और उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलें, जीडीपी पे हम खड़े थे, जीडीपी पे अब हमने सोचा कि ये तो ग्रोस है, ये तो डोमेस्टिक है, कि डोमेस्टिक का क्या मतलब है, विद इन जो है ना इकोनॉमी की बात होगी। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब आउटपुट है। ठीक है, क्यों ना हम ये डी को कन्वर्ट कर दें एन में। अब एन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? एन में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम इसको नेशनल पे ले जाएं। ठीक है, तो जीडीपी, जीएनपी क्या होगी? जीडीपी तो हमने पढ़ लिया, जीएनपी क्या होगी? जीएनपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, जो कि फाइनल होंगी प्रोड्यूस बाय नेशनल्स, जो कि नेशनल लोग, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के नेशनल लोग प्रोड्यूस करेंगे सारी गुड एंड सर्विसेज, उसकी जो मनी वैल्यू होगी। ठीक है, बाय यूजिंग बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इस बात को आपने समझना है, जीडीपी में हम कह रहे थे कि आपकी ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज की मनी वैल्यू जो है, जो इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं,
उसको अगर हम सम अप कर लें और एक वैल्यू निकाल लें तो वो कहलाती है जीडीपी। अब हम कह रहे हैं ग्रोस नेशनल नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे जीएनपी क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, वो एक मनी वैल्यू है। किस चीज़ की मनी वैल्यू है, ऑल गुड एंड सर्विसेज जो कि फाइनल होंगी, ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस की हैं हमारे नेशनल्स ने, हमारे अपने लोगों ने। लेकिन वो प्रोड्यूस करने के लिए डोमेस्टिक भी उसके अंदर रिसोर्सेज यूज हुई हैं और फॉरेन रिसोर्सेज भी यूज हुई हैं। अब हम नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, अब हम डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, और ये एक साल की बात है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी। ठीक है, तो जीएनपी जो है वो एक ब्रॉडर टर्म है जीडीपी से। ठीक है, जीडीपी में सिर्फ आप डोमेस्टिक रिसोर्सेज की बात कर रहे थे, जीएनपी में अब आप फॉरेन रिसोर्सेज की भी बात कर रहे हो कि फॉरेन रिसोर्सेज को यूज करते हुए अगर आपके नेशनल्स जो हैं वो कुछ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी मार्केट वैल्यू भी अब जीएनपी के अंदर इंक्लूडेड होगी। अच्छा, इट इज अ कंट्री जीडीपी प्लस एनी इनकम अर्न्ड बाय रेजिडेंट्स फ्रॉम ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स माइनस इनकम अर्न्ड बाय ओवरसीज रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि ये जो है वो पाकिस्तान का नक्शा है, जैसा भी बना रहा हूँ इसको एक्सेप्ट करना है आप लोगों ने, ये जो है पाकिस्तान का नक्शा है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो सिर्फ इसके बाउंड्रीज के अंदर ही रह के हम देख रहे होते हैं कि विद इन द इकोनॉमी कितनी गुड एंड सर्विसेज जो हैं वो बनी हैं। ठीक है, तो इसको जीडीपी हम कह रहे थे, और वो गुड एंड सर्विसेज जो फाइनल हैं उनकी अगर हम मनी वैल्यू ले लें तो वो क्या कहलाती थी, जीडीपी। बट इस बाउंड्री के अंदर रहते रहते, ठीक है, बाहर की दुनिया के साथ हमारा कोई उसमें जो है वो कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा था। बट अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर करें जीडीपी को, तो देखें ऐसा भी हो रहा होगा कि आपके लोग जो हैं वो पाकिस्तान के रहने वाले वो किसी दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, वहाँ से भी पैसे आ रहे होंगे। ठीक है, और बेसिकली तो हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं ना, तो हम इनकम देख रहे हैं। तो आपके पाकिस्तानी नेशनल्स जो हैं या पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो हैं उनकी कहीं बाहर के कंट्रीज में जो है वो इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे हम देखते हैं कि हम जो इर्द गिर्द लोग हैं आजकल वो आईटी सेक्टर के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं और यहाँ से आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, यहाँ बैठे बैठे ऑनलाइन आईटी सर्विसेज दे रहे होते हैं, किसी को वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं, या जो है वो किसी अमेजोन के ऊपर कुछ सर्विसेज दे रहे होते हैं, या कहीं पे डिफरेंट जो हमारे जो है ना वो मीडियम्स हैं, लाइक आपका फाइवर है, आपका अपवर्क है, इस तरह की जो साइट्स हैं वहाँ के ऊपर आप बैठ के पाकिस्तान में सर्विसेज बाय प्रोवाइड कर सकते हो। अब वो सर्विसेज किसने बनाई है, वो पाकिस्तानियों ने सर्विसेज बनाई है। ठीक है, वो सर्विसेज पाकिस्तानी रेजिडेंट्स या पाकिस्तानी नेशनल्स यहाँ से बैठ के बना रहे हैं, लेकिन वो डिलीवर कहाँ हो रही है, बाहर डिलीवर हो रही है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम क्या है ओवरऑल पूरे नेशनल में, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर गुड एंड सर्विसेज नहीं है, जो हम बाहर भी दे रहे हैं वो भी देखें, तो इन गुड एंड सर्विसेज की वैल्यू भी तो आनी चाहिए। ठीक है, हम बाहर को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट आ रहा है या उसके ऊपर हमें डिविडेंड मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ बैठ के बाहर की कंपनी किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अगर हमें कोई पैसे आ रहे हैं, या हम यहाँ बैठ के बाहर को सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ से बैठ के बाहर को गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहे हैं, तो वो भी तो इंक्लूड होनी चाहिए। सो जीडीपी को अब ब्रॉडर टर्म पे हम लेके जा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि खाली विद इन द इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, अगर हमने को बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उसके बेस के ऊपर हमें पाकिस्तान में कोई इनकम आ रही है, तो उसको भी अगर हम इंक्लूड करें तो ये जीडीपी से जीएनपी हो जाएगा, डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो ये तो हमें ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर जीडीपी के अंदर कि हमने वो जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं बाय, उसमें उसके अगेंस्ट हमें कुछ पैसे आ रहे हैं तो वो ऐड करना पड़ेगा। सेम इसी तरह बाहर की कंपनीज भी यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही होंगी। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नजर आएगा केएफसी, जो कि बाहर की कंपनी है, उसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे वो गुड एंड सर्विसेज बना रहे होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज हो सकता है बाहर से लेके आ रहे हो, और यहाँ से वो जो है वो पैसा बाहर भी लेके जा रहे होते हैं। जैसे हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से पैसा पाकिस्तान में आ रहा होगा, तो यहाँ पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो यहाँ से पैसा बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें अगर हम उसमें से लेस कर दें जो फॉरेन रिसोर्सेज की वजह से हुआ है, या कोई बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने पाकिस्तान में कुछ सर्विसेज दे दी हैं या गुड्स भेज दिए हैं, उसको लेस कर दें,
पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों ने जो बाहर दिए हैं उसको ऐड कर लें तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP। ठीक है, तो बेसिकली सम अप करते हुए देखें तो मनी वैल्यू है ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज की बाय नेशनल्स, ठीक है, जिसके अंदर डोमेस्टिक की भी सारी शामिल हैं और फॉरेन रिजर्व भी सारी शामिल हैं जो फॉरेन से आपको आ रही। सो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो GDP MP से आप चले हो और आप इसको लेके जाना चाहते हो GNP MP के ऊपर, ठीक है, मार्केट प्राइस के ऊपर। तो आप क्या करो, GNP MP पे पहुंचने के लिए आपके पास जो GDP MP है उसके अंदर ऐड कर दो नेट प्रॉपर्टी। अब ये नेट प्रॉपर्टी क्या है? ये नेट प्रॉपर्टी जो है इसको हम अभी यहाँ पे देखेंगे कि नेट प्रॉपर्टी क्या है, बट अभी आपने फॉर्मूला समझना। फार्मूला क्या है? जीएनपी पे पहुंचने के लिए आपको जीडीपी में नेट प्रॉपर्टी को ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये जीएनपी जो है वो आप एमपी पे पहुंच जाओगे अगर आपके पास जीडीपी एमपी पे है, और अगर आप जीडीपी एफसी से चले हो तो आप जीएनपी एफसी पे पहुंचोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एफसी को एमपी पे लाने के लिए या एमपी को एफसी पे लाने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं। वो काम क्या है? हमें जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का फैक्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा और सब्सिडीज का फैक्ट इनकॉर्पोरेट करना। यहाँ पे मुझे एक बात और जो है ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि अगर आप जीडीपी एमपी से जीडीपी एफसी पे जा सकते हो तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर आपको एग्जाम में वैल्यू दे दी जाए जीडीपी एफसी की और आपको इंडायरेक्ट टैक्सेस बताए जाए और सब्सिडी बताई जाए तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने माइंड को अपने नैरो नहीं करना, इसको ब्रॉडर रखना है कि अगर आपके पास एक फॉर्मूला है उस फार्मूले से आपको कोई भी एक फिगर उस फार्मूले की जो मिसिंग है वो आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पे एक्चुअल तो हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि हमने जीएनपी कैसे कैलकुलेट करना है। लेकिन ऐसा अगर हो कि जीएनपी की वैल्यू आपको दी हुई हो, नेट प्रॉपर्टी की वैल्यू दी हुई हो, वो आपसे कहे कि जीडीपी कैलकुलेट करो, तो क्या आप नहीं कर सकोगे? कर सकोगे, बिल्कुल कर सकोगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि जीएनपी में से अगर हम नेट प्रॉपर्टी को लेस कर दें तो आपके पास जीडीपी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ से जीडीपी भी कैलकुलेट हो सकता है। जी जीएनपी में से अगर नेट प्रॉपर्टी को लेस कर दें इसी फॉर्मूले से तो आपके पास जीडीपी भी आ सकता है। सेम इसी तरह हमने अभी तक जितना पीछे पढ़ा है उसमें कहीं पे भी रिवर्स कैलकुलेशन आ सकती है, तो आपने अपने माइंड को ब्रॉडर रख के सोचना। अब हम बात कर लेते हैं कि नेट प्रॉपर्टी क्या है। नेट प्रॉपर्टी ये है कि आपकी इनकम जो अब्रॉड से आ रही है उसको आप बेसिकली ले लेते हो, उसको ऐड कर रहे होते हो और लेस कर रहे होते हो जो इनकम बाहर चली गई होती है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, सो सम अप करते हैं इस पॉइंट को और आगे चलते हैं। सम अप करने का मतलब ये है कि आपको जीएनपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको वैल्यू गिवन है जीडीपी की। ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। आपको हो सकता है नेट प्रॉपर्टी की जो है वो वैल्यू गिवन हो, तो आप सिंपल फार्मूला लगा सकते हो कि जीडीपी के अंदर आप प्लस कर दो नेट प्रॉपर्टी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? जीएनपी। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नेट प्रॉपर्टी आपको तोड़ के दे दे, वो आपको इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दे, तो आपने जीडीपी के अंदर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है ये ऐड कर देनी है और इनकम टेकन अब्रॉड जो है जो यहाँ से बाहर चली गई है इसको लेस कर देना है। तो ये ब्रेक करके भी नेट प्रॉपर्टी की वैल्यूज दी जा सकती हैं और एक जो है आपको टोटल वैल्यू भी दी जा सकती है। तो आपने अपने माइंड को, मैं बार बार कहता हूँ, सीए के अंदर आपने अपने माइंड को कभी भी नैरो नहीं करना, एक लकीर का फकीर नहीं बनना कि जो लिखा गया है इसी में से वो पूछेगा, नहीं। इसको ब्रॉडर वे में सोचना कि इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस किस तरह वो चेक कर सकता है। ठीक है, हर उस जो है ना ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि इस तरह चेक हो सकता है उसके ऊपर आपने काम करना है, उसके ऊपर आपने होमवर्क करना है और उसके बाद आप सीखोगे कि कैसे यहाँ से जो है ना वो फिगर्स लेके इसकी कैलकुलेशन करके आप करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ की पॉइंट्स हैं जीएनपी के। हमने जीएनपी पढ़ लिया, हमने कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे नेशनल इनकम के जब हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हम जीएनपी के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जीएनपी का मतलब क्या है? ग्रोस
नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, मिलते जुलते की पॉइंट्स हैं जैसे हमने नेशनल इनकम के पढ़े थे, क्योंकि ये भी जीएनबी भी एक नेशनल इनकम तक पहुंचने की एक स्टेज में एक जो है ना वो आ रही है वैल्यू। उसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी आई कैप क्वेश्चन पूछता है। जीएनपी इज द प्रोडक्शन ऑफ द सिटीजन्स ऑफ कंट्री ओनली, ठीक है। अभी भी हम सिर्फ सिटीजन्स की बात कर रहे हैं कि जो पाकिस्तानी सिटीजन है उनकी बात करनी है। हमने लेस कर दिया था जो यहाँ से इनकम बाहर चली गई थी, ठीक है। तो सिर्फ सिटीजन्स की हमने इनकम रखी है या उन्होंने जो प्रोडक्शन की है वो लिखी है। ओनली फाइनल गुड एंड सर्विसेज विल बी कंसिडर्ड टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है। तो ये हमने वहाँ पे नेशनल इनकम पे भी बात की थी कि सिर्फ फाइनल गुड एंड सर्विसेज लेते हैं, वहाँ पे हमने इसको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस किया था। गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन करंट ईयर ओनली लेने, ठीक है। ये आपको करंट ईयर की ही वैल्यू लेनी है, क्योंकि एक साल की ही हम हमेशा वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक साल आपने याद रखना है, और वो करंट वाले साल की आप बात करोगे कि इस साल में, ये ना होगी पिछले साल के भी उसमें गुड एंड सर्विसेज इंक्लूड करते जो, ठीक। Only money value of good and services will be taken as unit of good and services cannot be added or subtracted। ये भी हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सिर्फ मनी वैल्यू हम लेते हैं, उसको सम अप करते हैं तो हमारे पास नेशनल इनकम या जीएनपी आती है, ठीक है। आप यूनिट्स में काउंट नहीं कर सकते कि इस इकोनॉमी में यहाँ के सिटीजन ने 5 कारें बनाई, 3 ट्रक बनाए, तो उनको आप ऐड ही नहीं कर सकोगे। आपने उनकी मनी वैल्यू लेनी है। 5 कारों की मनी वैल्यू जो है वो हो सकता है 1.5 करोड़ हो, आपने 1.5 करोड़ ले लिया। 2 ट्रक अगर आप कहते हो तो 2-3 करोड़ के हैं, तो उन वैल्यूज को आपने ऐड करना है। 1.5 करोड़ प्लस 2-3 करोड़ जो भी आपकी वैल्यू उसको ऐड करोगे तो फिर आपके पास जीएनपी आएगी या नेशनल इनकम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने जो लास्ट पढ़ा है वहां से आगे हम चलते हैं, तो हमने क्या किया था, हमने बेसिकली जीडीपी को कन्वर्ट कर लिया था जीएनपी में, मतलब डी को एक्चुअली हमने एन में कन्वर्ट किया था, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना सीखा था अभी हमने पिछली स्लाइड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जी जो है ग्रोस का वर्ड जो है इसको नेट में कन्वर्ट करने जा, ठीक है। तो यहाँ पे कभी हम ग्रोस पढ़ा करते थे, आज यहाँ पे नेट आ गया। यहाँ पे कभी हम डोमेस्टिक पढ़ा ये करते थे, यहाँ पे नेशनल आ गया। प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये, ठीक है। तो ये एफसी के ऊपर है, यहाँ पे एमपी के ऊपर भी आ सकता है, हम से एक एफसी के ऊपर लेके चल रहे हैं। तो ये अब हमने सीखना है ग्रोस को नेट पे कैसे कन्वर्ट करना। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एफसी के ऊपर जो होता है इसको एनएनपी भी कहते हैं, और ये एक्चुअल नेशनल इनकम होती है। मतलब हमने जीडीपी से काम स्टार्ट किया, जीडीपी एमपी से हमने चलना शुरू किया, जीडीपी एमपी से चलते चलते हम जीडीपी एफसी पे आए, एमपी से चलते चलते एफसी पे आए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट किया, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए, ठीक है। और उसके बाद अब हमने क्या किया है, ग्रोथ को नेट में कन्वर्ट किया। अब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचे हैं, तो एक्चुअल में ये वो नेशनल इनकम है जिसकी हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस होगा, ठीक है। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो एफसी के ऊपर होता है, इसको हम कहते हैं एनएनपी या एक्चुअल नेशनल इनकम। ये हमारी नेशनल इनकम होती है टोटल, ठीक है। तो अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो आप जीडीपी से चलते चलते डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखते देखते आप यहाँ पे पहुंचते हो, जब आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकाल लेते हो एफसी के ऊपर, तो ये क्या कहलाती है, नेशनल इनकम कहलाती है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है कि नेशनल इनकम या एनएनपी एट एफसी क्या होती है, जो आपके पास अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा, जीएनपी एफसी निकलती है ना आपके पास, अगर उसमें से हम कैपिटल डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एनएनपी, या इसको कहेंगे नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या है कि लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमने सीखा था कि जीएनपी कैसे कैलकुलेट करना है, अगर उसमें से हम लेस कर दें डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग के अंदर आपने डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर। अगर हम खाली एक इंडिविजुअल की बात करें, आप याद रखिएगा ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, हम इस टाइम जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करें, हम पूरी इकोनॉमी के लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको डेप्रिसिएशन समझाने के लिए जो है वो एक छोटा सा पॉइंट देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है, ये बिजनेस करता है, ठीक। इसने बिजनेस के अंदर जो है वो एक
प्लांट या मशीनरी खरीद ली, मशीनरी, इसने ये प्लांट और मशीनरी खरीदने का मकसद क्या था कि इसने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी थी इस मशीन से, ठीक है। अब इसने गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी थी इस मशीन से, तो इसने ये प्लांट और मशीनरी खरीदी। वो डेली बेसिस पे इसका प्लग लगाता था बिजली के साथ और इसको चला के गुड एंड सर्विसेज बना रहा था, ठीक है। तो गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में ये प्लांट और मशीनरी बहुत अहम था। लेकिन आप देखें, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो जितनी मर्जी अच्छी बना ली जाए, एक खास टाइम के बाद वो उस तरीके से परफॉर्म करना छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ साथ जब आप उसको बार बार यूज़ करते हो तो वो एक किस्म की अपनी जो वैल्यू है या अपने काम करने की सलाही जो है उसको कम करती जाती है। जैसे गाड़ी के एग्जांपल ले लेते हैं। आपने गाड़ी खरीदी 2005 में, और आपने उसको धड़ाधड़ चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं, चलाई जा रहे हैं। अब वो बार बार रिपेयर के खर्चे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पुरानी होती जाती है चीज़, तो उसके ऊपर क्योंकि आप उससे काम ले रहे हो, जाहिर सी बात है उसके ऊपर लोहा लगा हुआ है, उसके अंदर जो इंजन है वो भी जो है ना वो डिफरेंट पुर्जों को जोड़ के बनाया गया है। तो वो बार बार जब आप उससे काम लेते हो ना, तो वो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाती है। 5 साल चलने के बाद हो सकता है मेटल थोड़ा सा जो है वो खराब होना शुरू हो जाए, उसका इंजन काम करना जो है वो थोड़ा सा कम कर दे, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाए। तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो आपने फॉर एग्जांपल ये खरीदी थी 10 मिलियन की मशीनरी, और जब आपने ये खरीदी थी तो आपको जिस कंपनी ने ये बनाई थी या जिसने आपको ये बेचा, उसने कहा कि यार ये 10 साल तक तो आपकी बहुत अच्छी चलेगी, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसकी एक यूजफुल लाइफ है। ये एक खास लाइफ तक जो है वो आपके लिए यूजफुल रहेगी, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करते तो इसके ऊपर रिपेयर के खर्चे आपके बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे, ठीक? तो अब आपको पता चले कि 10 साल बाद जो है वो ये बिल्कुल काम की नहीं रही मशीनरी, ये बंदे को पता चले कि 10 साल बाद काम की नहीं रही मशीनरी। तो ये क्या करेगा? जब इसने खरीदी थी इसने क्या किया होगा, इसने किया होगा मशीनरी डेबिट, ये मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, मशीनरी डेबिट, और कैश या बैंक जो है इसने क्रेडिट कर दिया होगा। कितने से? ये 10 मिलियन की थी तो 10 मिलियन। अब 10 साल बाद जब ये इसको फारग करेगा, जब ये काम की नहीं रही, तो आपके हिसाब से इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? 10 साल बाद जो है ये बिकेगी तो 10 मिलियन की नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही नहीं है। जो 10 साल पहले जब नई थी 10 मिलियन की थी, आज ये 10 मिलियन की कौन खरीदेगा? कौन बेवकूफ इसको खरीदेगा जब वो 10 साल यूज हो चुकी है? गाड़ी के एग्जाम्पल ले लें, नई गाड़ी की प्राइस कुछ और होती है। एक पुराना मॉडल 1996 का अगर आप देखोगे खरीदने जो या बेचने जो, तो वो कितने का बिकेगा? वो बहुत कम वैल्यू पे बिकेगा, जितने की वो खरीदी भी नहीं थी, ठीक है। सो अब जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको एक चीज तो क्लियर है कि आपने मशीनरी को तो क्रेडिट करना है, क्योंकि मशीनरी आपने खत्म करनी है, वो बिकने जा रही है। डेबिट किसको करोगे? सही कि यह बिल्कुल मशीन किसी काम की नहीं है। आप कबाड़िए के पास गए कि ये मशीन मेरे से खरीदो, उसने कहा भाई जान दे मैं नहीं खरीदूंगा, ये आपका लोहा सारा गल गया, ये किसी काम की नहीं है। तो अब आप डेबिट क्या करोगे? आप डेबिट इसको करोगे एक्सपेंस, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपको कैश तो मिला नहीं। तो सोचो जरा, 10 साल बाद 10 मिलियन का एक्सपेंस कर रहे हो, ये लॉजिकल बात है? ये बिल्कुल लॉजिकल बात नहीं है, ठीक है। आपको जैसे जैसे ये मशीनरी अपनी यूजफुल लाइफ 10 साल की लाइफ कम करती जा रही थी, यूज करती जा रही थी, आपकी जो वैल्यू थी 10 मिलियन की, ये साथ साथ टाइम के कम होती जा रही थी। आपको हर साल इसको डेप्रिसिएट करना था। थे कि ये जो 10 मिलियन का था, इसको 10 सालों पे हम डिवाइड कर लें, इसकी जो वैल्यू थी 10 मिलियन, इसको 10 सालों पे डिवाइड करें तो हर साल 1 मिलियन की आपकी मशीनरी की वैल्यू कम होती जा रही थी। आपको हर साल इसको डेप्रिसिएट करना था, आपको हर साल डेप्रिसिएशन डेबिट करनी थी 1 मिलियन से, और प्लांट एंड मशीनरी जो है इसको क्रेडिट करते जाना था, ताकि 10 साल बाद आप जब पहुंचो तो ये मशीनरी की वैल्यू ही जीरो रहे जब आप इसको उठा के कबाड़ में फेंक दो, ठीक है। सो ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम में भी आपको कहा जाता है कि पूरी इकोनॉमी के पास जो प्लांट और मशीनरीज हैं, इनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ जो है वो कम होती जाती है। तो आपने अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो आप गुड एंड सर्विसेज की जो वैल्यू अभी तक पहुंची हो, जो जीएनपी है, इसमें से डेप्रिसिएशन का फैक्ट लेस करो, तो फिर आपके पास एक्यूरेट नेशनल इनकम आएगी, ठीक है। अब वो आपको बताते हैं इसके पीछे रैशनल क्या है, इसके पीछे जो है वो लॉजिक क्या है, ठीक है। Logic behind deduction of depreciation is to get the more appropriate estimate of national income, because the value of asset decline throughout the years by using it in order to produce goods and services. Value of an asset decline throughout the year, so net, ठीक है, प्रोडक्ट या नेशनल इनकम विल गिव मोर अप्रोप्रिएट वैल्यू, ठीक। सो हमने क्या सीखा कि आपकी
एनएनपी या नेशनल इनकम क्या होगी, जीएनपी में से जब आप लेस कर दो डेप्रिसिएशन तो आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।